13 अक्टूबर 1972 का एक ठंडा दिन। फ्लाइट 571 जिसमें उरुग्वे देश की ओल्ड क्रिश्चियन क्लब रग्बी यूनियन टीम के प्लेयर्स अपनी कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ चिली देश के सैंटियागो शहर में एक रग्बी मैच खेलने के लिए रवाना होते हैं। वो सब लोग फ्लाइट में काफ़ी खुश और एक्साइटेड थे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि उनकी ये खुशी जल्द ही एक भयानक और डरावना रूप ले लेगी। ये फ्लाइट दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ऊंची एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरती है, लेकिन तभी मौसम इतना खराब हो जाता है कि फ्लाइट के चारों तरफ घने बादल, तेज हवाएं, बर्फबारी और पायलट की एक गलती जो सब कुछ बदल देती है। फ्लाइट 571 अगले ही पल हवा में टुकड़ों में बिखर जाती है और एंडीज की बर्फीली घाटी में अब सिर्फ प्लेन का मलबा और बचे हुए लोगों की चीखें गूंज रही थी। और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। खाने के लिए कुछ नहीं, टेम्परेचर -30 डिग्री और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। अब मेरा यहाँ आपसे एक सवाल है, क्या आप कभी खुद को जिंदा रखने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को खा सकते हो? शायद नहीं, पर आज की इस वीडियो में आप देखोगे कि एक इंसान खुद को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर 1972 का ये दिन था जब हर साल की तरह इस साल भी उरुग्वे देश की नेशनल रग्बी टीम, जिसका नाम था ओल्ड क्रिश्चियन क्लब, वो चिली देश के नेशनल टीम ओल्ड बॉयज क्लब के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए सैंटियागो शहर के लिए रवाना होते हैं। क्लब के डायरेक्टर डेनियल जोआन ने टीम को एंडीज पहाड़ियों से सैंटियागो तक जाने के लिए उरुग्वे की एयरफोर्स से FH-227D प्लेन को किराए पर लिया था। प्लेन में टोटल 45 लोग थे, जिसमें 19 रग्बी प्लेयर्स, 21 फैमिली मेंबर्स और 5 क्रू मेंबर्स शामिल थे। प्लेन को एयरफोर्स पायलट कर्नल जूलियो सेसर फेरादास, जिनको 5117 घंटों की फ्लाइट का एक्सपीरियंस था, और उनके साथ उनके को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल डाटे हेक्टर लागुरारा भी थे। प्लेन मॉर्निंग में उरुग्वे देश के कैरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और जैसे ही ये लोग एंडीज की पहाड़ियों के करीब पहुंचते हैं, वैसे ही अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है और एक तेज तूफान आ जाता है। इसलिए दोनों पायलट्स ये डिसाइड करते हैं कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक वो लोग अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में ही एक रात बिताएंगे और फिर अगले दिन चिली के लिए टेक ऑफ करेंगे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था और प्लेयर्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रात को शॉपिंग करते हैं और अपने लिए वाइन्स की बॉटल्स खरीदते हैं, और आगे चलकर यही वाइन्स की बोतल की एक एक ड्रॉप इनकी जिंदगी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होंगी, ये आप वीडियो में आगे देखोगे। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर 1972 को पायलट देखते हैं कि मौसम अभी शांत है, इसलिए वो लोग दोपहर के 2:18 पर एक बार फिर से मेंडोजा से टेक ऑफ करते हैं और चिली के लिए निकल जाते हैं। अभी उनके प्लेन की हाइट 18,000 फीट थी और एंडीज में कई पहाड़ियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 18,500 फीट से भी ज्यादा है, पर जिस प्लेन में ये लोग सवार थे उसकी मैक्सिमम हाइट लिमिट ही 18,200 फीट थी। फ्लाइट को टेक ऑफ किए अभी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था और वो लोग चिली के प्लांचोन पास पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही प्लेन का को पायलट लागुरारा रेडियो पर सैंटियागो चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कनेक्ट करता है और उनको ये इन्फॉर्म करता है कि उनका प्लेन प्लांचोन पास पर पहुंच गया है और 3:32 पर कैराको, जो चिली देश में ही है, वहां पर पहुंच जाएगा। अभी तक सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ठीक 3 मिनट के बाद यानी 3:24 पर को पायलट लागुरारा एक बार फिर से चिली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रेडियो पर कनेक्ट करता है और उनको बताता है कि वो लोग चिली के कैराको शहर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर के बाद ही सैंटियागो चिली पहुंचने वाले हैं, इसलिए उनको लैंड करने की परमिशन चाहिए। अब जैसे ही ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एनरिक सुनता है, वो हैरान हो जाता है, क्योंकि प्लांचोन पास से कैराको पहुंचने में 11 मिनट लगते हैं, लेकिन प्लेन का को पायलट लागुरारा सिर्फ 3 मिनट के बाद ही बता रहा है कि वो लोग कैराको पहुंच गए हैं। लेकिन एनरिक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो पायलट को प्लेन की हाइट 1000 फीट करने को बोलता है और लैंड करने की परमिशन दे देता है। और 3:30 पर ये लास्ट कन्वर्सेशन थी जो इस प्लेन के साथ हुई थी। पायलट की मिस कैलकुलेशन की वजह से उसको ये लग रहा था कि उसका प्लेन कैराको पहुंच गया है, लेकिन हकीकत में वो लोग अभी भी एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर ही थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी पायलट की इस गलती पर ध्यान नहीं दिया और उसको लैंड करने की परमिशन दे दी। अब ये प्लेन स्लोली अपनी हाइट को कम कर रहा था और तभी अचानक से प्लेन में एक जोरदार टर्बुलेंस होता है और इस टर्बुलेंस की वजह से प्लेन में बैठे पैसेंजर्स काफी डर जाते हैं और अगले ही पल यानी 3:34 पर प्लेन का राइट विंग एंडीज की पहाड़ी से टकरा जाता है
और टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है और फिर लेफ्ट विंग, और देखते ही देखते पूरा प्लेन एंडीज की पहाड़ी में क्रैश हो जाता है और 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंडीज की घाटी में आके गिरता है। जैसे ही प्लेन क्रैश होता है उसमें बैठे 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और 7 लोगों का आज तक कुछ पता ही नहीं लगा कि वो इस एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए। क्रैश से पहले प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स थे और इस क्रैश के बाद अभी सिर्फ 33 पैसेंजर्स ही बचे थे और बचे हुए 33 पैसेंजर्स में भी ज्यादातर पैसेंजर्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे। किसी के पेट में प्लेन की सीट घुसी हुई थी तो किसी के बॉडी पार्ट्स ही कट के उसकी बॉडी से अलग हो गए थे। चारों तरफ लोग सिर्फ चीख रहे थे और अपने फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडीज को ढूंढ रहे थे और जिन लोगों की कंडीशन थोड़ी ठीक थी वो लोग इंजर्ड लोगों की हेल्प करने लगते हैं। प्लेन के को पायलट कर्नल जूलियो सेसर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और को पायलट लगुरारा के चेस्ट से एक रॉड आर पार निकल जाती है। इस वजह से उसको इतना दर्द हो रहा था कि वो बचे हुए पैसेंजर्स को बोलता है कि उसको कोई गोली मार दे क्योंकि वो इस दर्द को और नहीं सह पाएगा। जब ये प्लेन एंडीज की पहाड़ियों से टकराया था तो प्लेन का पीछे का हिस्सा जिसमें इन लोगों के कपड़े और खाने का सामान रखा था वो सब कुछ घाटी में गिर जाता है और अब ये लोग -30 डिग्री की सर्दी में बिना किसी गर्म कपड़े और खाने के इस बर्फीली घाटी में फंस चुके थे। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये प्लेन के मलबे को इकट्ठा करेंगे और उससे एक शेल्टर बनाएंगे ताकि ये लोग तेज हवाओं और सर्दी से बच पाएं। जल्दी से ये लोग अपने लिए एक शेल्टर बनाते हैं और फिर उसके अंदर बैठ के आपस में बातें करने लगते हैं कि बस आज रात की ही बात है, प्लेन क्रैश की न्यूज अभी तक सभी को पता लग गई होगी और अब तक सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट हो गया होगा तो हम सब जिंदा बच जाएंगे। लेकिन ये सोचना ही इन सब की लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही रात होती है ये लोग 5 वाइन्स की बोतल्स को निकालते हैं और उसको आपस में बांटकर पी लेते हैं। अभी तक इन लोगों का कोई भी प्लान नहीं था कि जो भी इनके पास खाने का सामान बचा है उसको ये किस तरह से यूज करें ताकि वो सब ज्यादा दिन तक चल सके। वाइन पी के ये लोग सो जाते हैं और जब ये लोग अगली सुबह जागते हैं तो ये देखते हैं कि रात में 5 लोग और मर गए हैं जिनकी ये डेड बॉडीज को प्लेन से बाहर निकालते हैं और बर्फ में रख देते हैं। जरा आप लोग इमेजिन कीजिए कि ये मंजर देखने में कितना भयानक होगा। जमीन से 18,000 फीट ऊपर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को और आसपास अपने फैमिली और फ्रेंड्स की डेड बॉडीज। देखते ही देखते ये दिन भी निकल जाता है और अभी तक कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आती है। इसलिए ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो भी खाने पीने का सामान इनके पास है उसको ये लोग एक प्लान से यूज करेंगे जिसमें हर एक इंसान को डेली एक ढक्कन वाइन और विस्की का और एक टुकड़ा चॉकलेट का मिला करेगा। एक तरफ तो ये लोग अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे की गवर्नमेंट मिलकर एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है और प्लेन की जो लास्ट लोकेशन थी वहां पर अपने एयरफोर्स को ऑपरेट करने के लिए भेज देती है। अगली सुबह जब ये लोग सो के जागते हैं तो ये लोग देखते हैं कि आसमान में प्लेन्स नजर आ रहे हैं। ये लोग ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और जोर जोर से जंप करने लगते हैं और तेज तेज आवाजें लगाने लगते हैं। पर अफसोस किसी भी प्लेन की नजर इन लोगों पर नहीं पड़ती है और देखते देखते एक के बाद एक प्लेन इनके ऊपर से निकलते जाते हैं और थक हार कर ये लोग रात में सोने चले जाते हैं। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि जो वाइन्स की बोतल और चॉकलेट्स इनके पास बची थी अब वो भी खत्म हो गई हैं और अब इन लोगों का जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। इसलिए इनमें से कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लेदर से बनी प्लेन की सीट को खा सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग इसको खाते हैं उन सब की तबीयत खराब होने लगती है और अब ये ऑप्शन भी इनके पास से खत्म हो गया था। तभी बचे हुए लोगों में से 2 मेडिकल स्टूडेंट ये बोलते हैं कि ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलकर आसपास हेल्प के लिए देखना पड़ेगा। अगले दिन यानी 29 अक्टूबर 1972 का ये दिन इन सब के लिए अब तक का सबसे खराब दिन होने वाला था क्योंकि इनके पास खाने पीने का सब सामान खत्म हो चुका था। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्लेन के बाहर जो इनके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड की डेड बॉडीज पड़ी हैं उसको अब ये लोग काट काट कर खाएंगे। शुरू में तो जब ये लोग डेड बॉडीज को खाते हैं तो इनको वॉमिटिंग हो जाती है, पर अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में इनको यही करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे इन लोगों में से काफी लोग मरते जा रहे थे, कोई बीमारी की वजह से, कोई सर्दी की वजह से तो कोई भूख की वजह से। और अब सिर्फ 18 लोग ही बचे थे, लेकिन उनकी हालत भी ऐसी हो गई थी क्योंकि उनकी बॉडी में से 30 से 40 केजी वेट कम हो गया था।
और वो भी बस जैसे तैसे सर्वाइव ही कर रहे थे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ऐसे बैठे रहेंगे तो धीमे धीमे इनमें से कोई भी नहीं बचेगा और सब एक एक कर कर मारे जाएंगे। इसीलिए अगले दिन यानी 12 दिसंबर को इन 18 लोगों में से 2 लोग रोबर्टो और नांडो पराडो मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते हैं और प्लेन की सीट से अपने लिए शूज बनाकर वेस्ट की तरफ हेल्प मांगने के लिए निकल जाते हैं। इन लोगों ने अपने साथ डेड बॉडीज के कुछ पार्ट्स भी ले लिए थे, जिससे इनको अगर भूख लगती है तो वो इसको खा सकते हैं। लगातार 8 दिन की खड़ी चढ़ाई करने के बाद फाइनली ये दोनों लोग एक पहाड़ के टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां से इनको दूर एक पहाड़ दिखता है जिस पर स्नो नहीं थी और उस पर कुछ पेड़ भी लगे थे। ये दोनों लोग जब ये नजारा देखते हैं तो खुशी से एक दूसरे के गले लग के रोने लगते हैं, क्योंकि पिछले 70 दिनों में पहली बार उन्होंने बर्फ के सिवा कुछ और देखा था। लेकिन ये खुशी भी इनकी ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, क्योंकि जब ये लोग अपने बैग में देखते हैं तो जो खाने का सामान ये लोग अपने साथ लाए थे अब वो भी खत्म हो गया था। और अब अगर इनको यहाँ से और कोई हेल्प नहीं मिलती है तो ना तो अब ये लोग प्लेन के पास वापस जा सकते थे और ना ही यहाँ बिना खाने के जिंदा बच सकते थे। इसलिए ये लोग पहाड़ी से नीचे उतरते हैं और थोड़ी आगे चलने पर ही ये लोग देखते हैं कि एक नदी है जिसके दूसरे तरफ कुछ गाय घास खा रही हैं और आग है जो शायद थोड़ी देर पहले ही जलाई गई थी। ये लोग ये देख के काफी खुश हो जाते हैं और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहीं रुकेंगे और किसी इंसान के आने का वेट करेंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये लोग देखते हैं कि नदी के उस पार एक आदमी अपने घोड़े पर बैठ के आ रहा है। ये लोग उसको देख के काफी आवाजें लगाते हैं, पर उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसको क्या बोल रहे हैं। इसलिए वो इनको इशारे में बोलता है टुमारो, और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। अगली मॉर्निंग जब ये लोग उसका वेट कर रहे थे तब वो दोबारा से उसी घोड़े पर आता है, पर इस बार वो अपने साथ पेन और पेपर लेके आया था जिस पर वो लिखता है व्हाट डू यू वांट, और इसको एक पत्थर पर लपेट के इन दोनों की तरफ फेंक देता है। जब ये लोग इस मैसेज को पढ़ते हैं तो वो भी इस तरफ से लिखते हैं आई कम फ्रॉम ए प्लेन डेट फॉल इन द माउंटेन, आई एम उरुगियन। जैसे ही वो आदमी इनका मैसेज पढ़ता है वो सब कुछ समझ जाता है और वहां से भागकर लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है और इन दोनों के लिए वहां से हेल्प भी लेके आता है। थोड़ी देर बाद इन दोनों लोगों को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है और जब इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तब ये दोनों लोग अथॉरिटीज को बताते हैं कि इनके 12 लोग अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में फंसे हैं और बहुत ही बुरी हालत में हैं। अगर जल्दी से उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। इन दोनों की ये बात सुनते ही एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, पर ये लोग अथॉरिटीज को बोलते हैं कि ये लोग उनके साथ जाएंगे क्योंकि इनको उन लोगों की एग्जैक्ट लोकेशन पता है। और अगले ही दिन 2 मिलिट्री प्लेन में बैठकर ये लोग अपने 12 साथियों को भी बचा लेते हैं। पिछले 72 दिनों में इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में जहां इनके पास ना कुछ खाने को और ना कुछ पीने को, तब भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर एक इंसान कभी हार नहीं माने तो वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है और उससे जीत भी सकता है। सो यही थी आज की हमारी ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। गुड बाय।